वेलकम बैक गाइज ऑन एडवेंचर मेडिकोस। सो गाइज देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो गाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऐड कर देंगे। सो गाइज इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे, इन फीमेल नॉर्मल एंड रिप्रोडक्टिव ईयर्स आर कैरेक्टराइज by monthly rhythmic changes in the rate of secretion of the female hormones and the corresponding changes in the ovaries. This rhythmic pattern is known as is called as ovarian cycle. So guys होता क्या है, जो फीमेल्स में क्या होता है, जब प्यूबर्टी की बात क्या होता है, कुछ फीमेल्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हार्मोन्स के करस्पॉन्डिंग जो होते हैं कुछ चेंजेस ओवरीज में होते हैं। हम देखेंगे आगे ये ओवरियन साइकिल होता क्या है और कौन कौन से चेंजेस इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल इज 28 डेज। और जो इसकी एवरेज ड्यूरेशन जो है, जो रिदमिक पैटर्न जो होता है, मतलब ये जो चेंजेस है वो खुद को रिपीट करते हैं कुछ समय के बाद। तो ये इसका जो एवरेज ड्यूरेशन जो है वो साइकिल का होता है 28 डेज। नेक्स्ट है, अलॉन्ग विद द रिदमिक चेंजेस दैट ऑकर इन द ओवरीज, रिदमिक चेंजेस आर ऑल्सो ऑकर इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस ईच मंथ। दिस रिदमिक चेंजेस कंस्टिट्यूट एंडोमेट्रियल साइकिल। तो होता क्या है, जैसे इन हार्मोन्स के प्रेजेंस में जो फीमेल हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को भी अफेक्ट करते हैं। और जो है वो एंडोमेट्रियम भी, जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। और वो भी चेंजेस किस किस हिसाब से होते हैं, ओवरियन साइकिल के रेफरेंस से ही वो चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में। द रिदमिक चेंजेस ऑकरिंग एवरी मंथ इन द ओवरीज एंड सेक्सुअल ऑर्गन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो गाइस इसमें क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं ओवरीज और किसमें, एंडोमेट्रियम में, उसे दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करके जो होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखते हैं आगे, हमें यही डिस्कस करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ही। नेक्स्ट है मीनार्स। तो मीनार्स क्या होता है गाइज, रेफरेंस ऑफ मतलब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, म्हणजे मतलब मेंस्ट्रुएशन की स्टार्ट कब होती है तब। मीनार्स यानी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 12 to 14 ईयर्स। जो फीमेल्स में होते हैं वो मीनार्स कब शुरू होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है, 12 to 14 ईयर्स के बीच में। तो ये हमारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। सो गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट से यहाँ पे वो क्लियर कर लेते हैं कि मतलब जो oogenesis के जो स्टेजेस है उस स्टेजेस में और कुछ जगह पे क्या होता है, जो हमारा डिवीजन होता है वो अरेस्ट किए जाते हैं। जो डिवीजन होता है हमारा मियोसिस जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है। तो कौन कौन से फेज में जो है वो डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, और वो फेज मतलब जो हमारा जो डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है उस स्टेज में मतलब वो कौन से इसमें अरेस्ट होता है वो हम देखेंगे, कौन से फेज में अरेस्ट होता है वो हम देखेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे oogenesis। तो oogenesis में हम देखेंगे ये हमारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये जो है ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो कि रिपीटेड डिवीजन में जाता है बिफोर बर्थ। ये जो है ये कंडीशन बिफोर बर्थ की है। तो इसमें से क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, ओवेरियन कॉर्टेक्स में ये माइग्रेट कर जाते हैं, उसे हम ओगोनियम कहते हैं, और या फिर प्रीमोर्डियल ओवम भी कहते हैं। तो ये जो है हमारा ओगोनियम हो गया। फिर ओगोनियम जब बर्थ हो जाते हैं, बर्थ के बाद क्या होता है 1 to 2 मिलियन oocytes होते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये जो है ये बर्थ के बाद जो ओगोनियम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने के बाद ये किस फेज में अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाता है। कौन, प्राइमरी oocyte जो होता है वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। और जब ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया तो यहाँ पे जो है वो मियोसिस 1 परफॉर्म होती है। कब, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब। तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो है ये प्रोफेज 1 मियोसिस जो 1 के जो है प्रोफेज 1 फेज में ये अरेस्टेड होता है प्राइमरी oocyte। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अगर जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी होने के बाद जब मीनार्स शुरू हो जाता है तब क्या होता है, वो प्राइमरी oocyte जो होता है वो मियोसिस 1 स्टेज में मियोसिस 1 डिवीजन अपनी कंप्लीट कर लेता है और क्या फॉर्म करता है, फॉस्फोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है वो कौन से फेज में अरेस्टेड होता है, मेटाफेज 2 में। यहाँ पे जो है वो प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 मियोसिस के प्रोफेज 1 फेज में अरेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। और फिर ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन तक ये इसी फेज में ये होता है, अरेस्ट होता है। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जब स्पर्म और oocyte एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है ये हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, मियोसिस 2 कंप्लीट कर देता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी ये क्या करता है, मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है, या फिर ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करता अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। फिर ये जो है मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या फॉर्म करता है, ये सेकेंडरी
पोलर बॉडी और ओवम और जाइगोट। यहाँ पे ये जाइगोट फॉर्म करता है। तो ये होगा हमारी मतलब oogenesis, ये होगा हमारे oogenesis। और हम देखेंगे इसमें कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट में और ये oogenesis के स्टेजेस में oogenesis की स्टेजेस फॉलिकुलर डेवलपमेंट में कैसे होती है। तो ये हमारा उगोनियम है, तो ये वही होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये जो है वो उगोनियम के साइड में क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स अरेंज हो जाता है, उसे हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। और जब ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर्स है वो बढ़ जाते हैं तो उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जो कि प्राइमरी हमारा ओसाइट होता है। वो oogenesis के हम रिलेट कर रहे हैं फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरी से। उसके बाद ये जो है प्री ओवुलेटरी फॉलिकल, ये जो है हमारा सेकेंडरी oocyte होता है। ये जो प्री ओवुलेटरी फॉलिकल जो है जिसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना और जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ये हमारा प्री ओवुलेटरी और मेचर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं हम इसको। तो ये होता है। फिर ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ये जो है ये सेकेंडरी oocyte होता है हमारा, जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। फिर ये जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये हमारा आखिरी में ये मेंसेस 2 कंप्लीट करता है। और ये जो है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटेम में। तो ये हम रिलेट कर सकते हैं कि मतलब यूजेनेसिस के स्टेजेस में जो जो oocyte है और जो फॉलिकल्स जो हमारे डेवलप होते हैं उसमें ये कैसे रिलेट कर सकते हैं हम इस चार्ट से। सो गाइस देखते हैं हम ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल हैज 3 फेजेस। सबसे पहले आता है प्री ओवुलेटरी फेज, सेकंड आता है ओवुलेशन और थर्ड आता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम से रिलेट कर लेंगे ताकि हम जब आगे डिस्कस करें तो आप रिलेट कर सके कि कैसे क्या होता है। तो सो गाइस ये जो है ये हमारे डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी यहाँ से मतलब डेवलप होते होते ये मेचर फॉलिकल तक पहुंचता है। ये आगे सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे, बाद में हम ये डायग्राम हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ मोटा मोटा जो पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेंगे। तो कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आता है प्री ओवुलेटरी फेज यहाँ तक, फिर आता है ओवुलेशन होता है, फिर आता है सिक्रेटरी फेज। तो ये जो ओवुलेशन होता है वो 14 दिन तक होता है। और तब तक क्या होता है, ये हमारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं प्री ओवुलेटरी फॉलिकल तक, मतलब मेचर फॉलिकल्स या फिर ग्राफियन फॉलिकल बनने तक। तो देखते हैं हम प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है। तो सो गाइस देखते हैं हम प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है। प्री ओवुलेटरी फेज में तो दिस इज फेज लास्ट फॉर 8 to 9 days। ये जो फेज है वो 8 से 9 दिनों तक रहती है। ड्यूरिंग दिस फेजेस देर इज अ ग्रोथ ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी। यहाँ पे क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स का ग्रोथ होती है। तो एट द फर्स्ट देर इज अ मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ द ओवम इटसेल्फ एंड देन देर इज अ ग्रोथ ऑफ एडिशनल लेयर्स ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स आफ्टर विच फॉलिकल्स कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो सबसे पहले क्या होता है, ओवम की ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं किसके, ग्रैनुलोसा सेल्स के, किसके अराउंड, ओवम के अराउंड। और इस स्टेज में हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी फॉलिकल्स बिगिन एज ए oocyte सराउंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो जो है वो सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स से सराउंडेड होते हैं। ग्रोथ इज एक्सिलेटेड इन 6 to 12 सच फॉलिकल्स ईच मंथ, बट मैचुरेशन ऑफ ओनली 1 फॉलिकल्स ऑकर। तो ये ऐसे जो है ये जो ग्रोथ है वो 6 से 12 फॉलिकल्स के बीच में, मतलब फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मंथ के आखिर तक सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है। ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल ऑकर ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो गाइस सिर्फ 2 हार्मोन इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स को। कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच और लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच किससे सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इन द बिगिनिंग मेनली एफएसएच सिक्रेशन इंक्रीजेस विच कॉजेस प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ एफएसएच सिक्रेट होता है, वो क्या करता है, प्रोलिफरेशन शुरू कर देता है किसका, ग्रैनुलोसा सेल्स का। इन एडिशन टू ग्रैनुलोसा सेल्स मेनी स्पिंडल शेप्ड सेल्स डेवलप फ्रॉम ओवेरियन इंटरस्टिशियम कलेक्टेड आउटसाइड द ग्रैनुलोसा सेल्स। और भी सेल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। दिस सेल्स आर कॉल्ड थीका सेल्स। और जो ये स्पिंडल शेप सेल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं उसे हम थीका सेल्स कहते हैं। इसके जो है वो 2 लेयर्स में होते हैं, एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो ये जो है ये दो लेयर में होते हैं। कौन कौन से, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रैनुलोसा सेल्स बाय द बेसल लैमिना कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया।
और जो है वो थीका सेल्स जो होते हैं वो ग्रैनुलोसा सेल से किससे सेपरेट किए जाते हैं, लैमिना प्रोप्रिया लेयर से। आफ्टर अर्ली proliferation granulosa cells secrete a follicular fluid. This causes cavity to be formed in granulosa which called antrum. और जो ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, कैविटी फॉर्म करते हैं, उसे हम एंट्रम कहते हैं। वंस इट इज फॉर्म ग्रैनुलोसा सेल्स आर एंड थीका सेल्स प्रोलिफरेट इवन मोर रैपिडली। और जब ये एंट्रम मतलब जो कैविटी फॉर्म हो जाती है उसके बाद क्या होता है, वो ग्रैनुलोसा सेल्स और जो थीका सेल्स जो होते हैं वो और रैपिडली ग्रो करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द एंट्रल फॉलिकल लीड्स टू द मच लेयर फॉलिकल्स कॉल्ड वेसिकुलर और ग्राफियन फॉलिकल। और जो है वो जो लेयर जो थे वो ग्रोथ मतलब जो यहाँ पे जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स और जो थीका सेल्स है वो फर्दर लेयर्स में प्रोलिफरेट हो जाते हैं। फिर उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल और मेचर फॉलिकल भी कहते हैं। वो अल्टीमेट स्टेज जो होती है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट की। तो देखते हैं ग्रोथ किस हार्मोन की वजह से ये जो है ये ग्रोथ अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ इज एक्सीलरेटेड ड्यू टू estrogen secreted by the granulosa cells into the antral fluid. This estrogen causes granulosa cells to form increasing number of FSH receptor leading to positive feedback effect because it make granulosa cells more sensitive to FSH. एस्ट्रोजन क्या करता है, बहुत रिसेप्टर्स बढ़ा देता है, किसके, एफएसएच के जो है वो रिसेप्टर्स बढ़ा देता है। उसके कारण क्या होता है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो मोर इफेक्ट दिखाते हैं किसके प्रेजेंस में, एफएसएच के प्रेजेंस में, और वो और ज़्यादा प्रोलिफरेट कर देते हैं। और ये जो सेल्स है वो क्योंकि रिसेप्टर बढ़ गए हैं तो ये जो सेल्स है कौन से, ग्रैनुलोसा सेल्स, वो मोर सेंसिटिव हो जाते हैं एफएसएच को। FSH and estrogen also promotes LH receptors on the original granulosa cells. LH starts acting on the follicle. जो FSH और estrogen जो है वो LH receptors भी बढ़ा देते हैं granulosa cells के ऊपर। Increasing estrogen and LH act together to cause proliferation of the theca as well as increasing secretion from the theca cells. तो जो है estrogen और LH क्या करते हैं, theca cells की proliferation भी बढ़ा देते हैं और उसके secretions भी बढ़ा देते हैं। Increasing their secretion causes further growth. और जो थीका सेल्स की जो फर्दर सिक्रेशन बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जो फॉलिकल है उसका ग्रोथ भी बढ़ जाता है। सिंगल आउटग्रोइंग फॉलिकल रीचेस अ साइज ऑफ 1 to 1.5 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ द प्रीओलेटरी फेज। और जो है वो जो फॉलिकल जो ग्रोथ हो रहा था वो किस साइज तक पहुंच जाता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक जो प्रीओलेटरी फेज के एंड तक। ड्यूरिंग प्रीओलेटरी फेज डोमिनेंट गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स इज FSH एंड डोमिनेंट स्टेरॉइड इज एस्ट्रोजन। तो इसमें जो होता है वो प्रीओलेटरी फेज तक कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन सा, FSH डोमिनेट करता है और स्टेरॉइड जो है वो एस्ट्रोजन डोमिनेट करता है। तो इससे हम एक देख लेते हैं डायग्राम्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, इसके अराउंड जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर फॉर्म हो जाती है। ये हमारा यहाँ पे जो है ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोलिफरेट होने के बाद ये जो है कैविटी फॉर्म करती है जिससे हम एंट्रम कहते हैं। यहाँ पे जो एंट्रम हो जाता है, ये थीका लेयर्स, ये जो ये थीका लेयर्स, ये एंट्रल फॉलिकल, ये प्री एंट्रल फॉलिकल, और ये ओवम के सराउंड जो एक लेयर होती है उसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये हमारा ग्रैनुलोसा सेल्स, ये ग्रैनुलोसा सेल्स और ये प्रीओलेटरी फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल या फिर मेचर फॉलिकल। और ये जो है यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है 14th डे तक। तो देखते हैं ओवुलेशन में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे ओवुलेशन। तो गाइस इसमें जो है कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं प्रीओलेटरी फेज में। तो देखते हैं कौन से हार्मोनल चेंजेस है। तो सबसे पहले आता है, हम देखेंगे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो सबसे पहले FSH बढ़ता है, फिर LH भी बढ़ता है। कब, ओवुलेशन होने तक। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये FSH है की लेवल है और ये LH की लेवल, और यहाँ पे जो है ये ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन के। तो ये जो है हार्मोनल चेंजेस है प्रीओलेटरी फेज तक। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवुलेशन में क्या होता है। तो सो गाइस नेक्स्ट फेज जो है हमारे वो है ओवुलेशन। तो देखते हैं ओवुलेशन में क्या होता है। जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन द प्राइमरी oocyte प्रेजेंट इन ग्रोइंग फॉलिकल कंप्लीट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ओवुलेशन के समय तक ये जो हमारा जो प्राइमरी oocyte जो होता है वो प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में जो अरेस्टेड होता है वो अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देता है। फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocyte क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है जो कि हैप्लॉइड होता है, और क्या फॉर्म करता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट ओवुलेशन के वक्त हमने देख लिया था वो डायग्राम में, कौन सी डायग्राम थी वो,
ये डायग्राम थी वो, यहाँ पे जो है ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर लेता है, ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देता है और ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर देता है। तो ये डायग्राम हमने पहले डिस्कस कर ली है। द रिलीज ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द फॉलिकल्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड ओवुलेशन। और ये जो है सेकेंडरी oocyte का जो रिलीज होता है उसे ही हम ओवुलेशन कहते हैं। किसका? सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में, उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। विच यूजुअली ऑकर्स 14 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जो कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 14th डे के बाद होता है। शॉर्टली बिफोर ओवुलेशन आउटर वॉल ऑफ द फॉलिकल स्वेल्स एंड प्रोट्रूड्स फॉर्मिंग द स्टिग्मा विच इज प्रोट्रूड्स लाइक निपल। तो एक बल्ब फॉर्म कर लेता है कौन? जो डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है वो स्वेल होके किसके ऊपर ये बल्ब फॉर्म कर लेता है? फॉलिकल के ऊपर, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। विद इन द हाफ एन आवर फ्लूइड बिगिंस टू यूज फ्रॉम द स्टिग्मा। तो इसमें से क्या होता है? फ्लूइड बहना शुरू हो जाता है आधे घंटे में। अबाउट द 2 minutes लेटर द स्टिग्मा रप्चर्स widely allowing expulsion of the viscous fluid along with the ovum surrounded by several granulosa cells, that is corona radiata। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके 2 मिनट बाद ही स्टिग्मा रप्चर हो जाता है और उसके एक्सपल्शन, और वो क्या करता है? विस्कस फ्लूइड के साथ ओवम भी रिलीज करता है एब्डोमिनल कैविटी में। फॉर फाइनल फॉलिकुलर ग्रोथ एंड ओवुलेशन एलएच इज इसेंशियल। और जो ओवुलेशन के लिए क्या क्या इसेंशियल होता है? लुटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच एंड एलएच synergistically causes rapid swelling of the follicle several days before the ovulation। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो साथ मिलकर काम करते हैं ओवुलेशन के समय। एलएच कन्वर्ट्स ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स टू मोर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटिंग सेल्स एंड लेस एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग सेल्स। एलएच क्या कर देता है? जो ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीका जो ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देता है मोर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटिंग सेल्स में और लेस एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग सेल्स में। तो जो ग्रैनुलोसा और थीका सेल जो है वो क्या शुरू कर देते हैं? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर बिफोर ओवुलेशन सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन बिगिंस फॉल एंड प्रोजेस्टेरॉन बिगिंस टू बी सिक्रेटेड। तो इसमें क्या होता है? ओवुलेशन के पहले से ही क्या होता है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन लेवल जो कि ओवुलेशन के पहले कम हो जाता है और यहाँ से जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बिफोर ओवुलेशन एलएच का सिक्रेशन बहुत ही हाई होता है और एफएसएच का भी अपने पीक पर होता है। तो ये होगा हमारा हार्मोनल लेवल्स एट द ओवुलेशन के समय के। इस डायग्राम से हम रिलेट कर सकते हैं ओवुलेशन के समय क्या होता है? ओवम रिलीज हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में और उसके अराउंड एक लेयर होती है, वो होती है कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर होती है वो ओवम के सराउंडेड होती है। तो ये होगा हमारा ओवुलेशन। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे 2 days prior to the ovulation secretion of the LH increases 6 to 10 fold and FSH secretion also increases 2 to 3 fold। जो होता है जो ओवुलेशन के पहले क्या होता है? जो हमारा LH होता है उसका सिक्रेशन जो होता है वो 6 से 10 गुना बढ़ जाता है और जो FSH का सिक्रेशन होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और जो ये चेंज और ये जो सिक्रेशन होता है वो क्या करते हैं? कुछ चेंजेस फॉर्म करते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो इसमें थीका एक्सटर्नल सेल्स बिगिंस टू रिलीज प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स from lysosomes। They cause dissolution of the capsular wall and its weakening result in the further swelling of the entire follicle and degeneration of the stigma। ये एफएसएच जो एफएसएच और एलएच जो बड़ा हुआ होता है वो क्या करते हैं? प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज कर देते हैं किस में से? थीका एक्सटर्नल सेल्स में से, जो कि लाइसोसोम्स से सीक्रेट हो जाते हैं। कौन से प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स? वो क्या करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ द कैप्सुलर वॉल, वो कैप्सुलर वॉल का डिसोल्यूशन कर देते हैं और जो हमारा जो एंटर फॉलिकल जो होता है वो फिर से और स्वेल करने लगता है और क्या होता है? स्टिग्मा का डिजेनरेशन हो जाता है। देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स इनटू द फॉलिकल वॉल एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सिक्रेटेड इन द फॉलिकल टिश्यू। बोथ दिस कॉजेज डिफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा इनटू द फॉलिकुलर फ्लूइड एंड फर्दर स्वेलिंग ऑफ द फॉलिकल्स। साइमल्टेनियसली डिजेनरेशन ऑफ द स्टिग्मा कॉजेज फॉलिकल टू रप्चर विद इन द डिस्चार्ज ऑफ द ओम। तो इससे क्या होता है? और ये जो एफएसएच और एलएच क्या करते हैं? जो फॉलिकुलर वॉल में जो थे वो न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं और क्या कर देते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है? जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो प्लाज्मा होता है वो डिफ्यूज होता है किसमें? फॉलिकुलर फ्लूइड में, और जो है फॉलिकल और स्वेल करने लगता है और साइमल्टेनियसली क्या होता है? जो हमारा स्टिग्मा होता है वो डिजेनरस हो जाता है। उसके कारण क्या होता है?
फॉलिकल पूरा रप्चर होके उसमें से ओवम डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये होगा हमारा ओवुलेशन। सो गाइस नेक्स्ट जो फेज होती है वो होती है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो देखते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या होता है। तो आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द ओवम, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स रैपिडली चेंजेस इनटू ल्यूटिन सेल्स। जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें, ल्यूटिन सेल्स में। दे इनलार्ज इन डायमीटर एंड बिकम फिल्ड विद द लिपिड इंक्लूजन्स विच गिव देम येलोइश अपीयरेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजेशन। तो जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं उसमें लिपिड इंक्लूजन हो जाता है और वो जो होते हैं वो येलो कलर अपीयरेंस फॉर्म कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को जो होते हैं लिपिड इंक्लूजन की इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजेशन। एंड द टोटल मास ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और जो सेल्स फॉर्म हो जाते हैं बाद में उससे हम जो पूरे सेल्स का जो मास उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ल्यूटिन सेल्स फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल्सो ईस्ट्रोजन इन लेसर अमाउंट। और जो ल्यूटिन सेल्स जो है वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म करते हैं। सेवरल डेज आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज टू अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये जो है ओवुलेशन के बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम 1.5 सेंटीमीटर तक के डायमीटर में बढ़ जाता है। इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन इट बिगिंस टू डिजेनरेट एंड अप्रोक्सीमेटली 12 डे आफ्टर ओवुलेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है ओवुलेशन के 12 डे आफ्टर। मतलब 14 दिन पे तो ओवुलेशन होता है, उसके 12 दिन बाद मतलब 26 डेज के तरफ ये डिजेनरेट होना शुरू कर देता है। इट कन्वर्टेड टू द कॉर्पस अल्बिकन्स विच इज रिप्लेस बाय द कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। सो गाइस यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा ओवुलेशन हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर क्या फॉर्म कर देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर दी। ये जो है येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर 26 डे तक ये डिजेनरेट हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस अल्बिकन्स। कॉर्पस अल्बिकन्स जो होता है वो वाइट कलर का होता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है हमारा वो येलो कलर का होता है। नेक्स्ट है एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द थिका सेल्स। जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजेशन ऑफ थिका सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड बाय दिस सेल हैज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ द बोथ एलएच एंड एफएसएच। जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जो सेल्स जो हमारे थिका सेल्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, ल्यूटिनाइजिंग सेल्स में, वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो निगेटिव फीडबैक इफेक्ट फॉर्म करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो एफएसएच और एलएच का जो सिक्रेशन है वो कम कर देती है। ल्यूटिनाइजिंग सेल्स ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन इनिबिन विच इनिबिट्स सिक्रेशन ऑफ स्पेशली एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे जो है वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक इफेक्ट भी फॉर्म करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये क्या करता है, और एक हार्मोन सीक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग सेल्स। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इनिबिन। जो हमारे ल्यूटिनिन सेल्स जो है वो इनिबिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, एफएसएच के सिक्रेशन भी कम कर देते हैं। एफएसएच एंड एलएच ब्लड लेवल्स आर बिगिन टू फॉल टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ब्लड में कम हो जाता है। दिस मेक्स कॉर्पस ल्यूटियम टू डिजेनरेट कंप्लीटली ऑन 12th डे आफ्टर ओवुलेशन। तो ये कब तक चलता है, जब तक जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है उसका डिग्रेडेशन शुरू नहीं हो जाता है या फिर डिजेनरेशन शुरू नहीं होता है। तब तक क्या होता है, एलएच और एफएसएच का ब्लड लेवल जो होता है वो कम होता है, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो कम होता है। देयरफॉर ऑन 26th डे ऑफ द नॉर्मल फीमेल सेक्सुअल साइकिल द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनिबिन फॉल्स। और जब ल्यूटिनाइजिंग सेल्स का जो होता है वो जब डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है 26 डे तक, तब क्या होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन का लेवल फॉल हो जाता है। दिस रिमूव्स फीडबैक इनिबिशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एंड विद इन फ्यू डेज एलएच सिक्रेशन बिगिंस टू इनिशिएट न्यू ओवरियन साइकिल। इसकी और ये क्या करता है फर्दर, जो हमारा निगेटिव फीडबैक इफेक्ट था किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, जिसके कारण क्या होता था, एलएच और एफएसएच सीक्रेट नहीं होता था, वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते और नए साइकिल शुरू हो जाते। तो हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवुलेशन के बाद क्योंकि यहाँ पे जो ल्यूटिनिन सेल्स जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। और उसके कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निगेटिव इफेक्ट फॉर्म करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। उसके कारण क्या होता है, एफएसएच और एलएच की लेवल कम हो जाते हैं। कब तक, 26 डेज के होता है। जब 26 डेज हो जाते हैं तब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है हमारा डिजेनरेट होना शुरू कर देता है। उसके कारण क्या होता है,
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनिपिन का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है एकदम से। उसके कारण क्या होता है, फिर जो निगेटिव फीडबैक इफेक्ट था एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वो हट जाता है, और उसके बाद हमारा एफएसएच और ओएलएच फिर से सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से फिर एक बार नई फीमेल सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सो गाइज, ओवरियन साइकिल के बाद हम देखेंगे एंडोमेट्रियल साइकिल। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। सो गाइज, एंडोमेट्रियम साइकिल्स में 3 फेजेस होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस एक डायग्राम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो है हमारी ये एंडोमेट्रियल साइकिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसमें जो क्या होता है वो एंडोमेट्रियम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो होता है वो 11 डेज तक होता है प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद होता है सिक्रेटरी फेज जो कि होता है 12 डेज का। उसके बाद होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि होता है 5 डेज का। तो इसमें मेंस्ट्रुअल ये जो है प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम की मल्टीपल लेयर्स फॉर्म होना। सो गाइज, यहाँ पे जो है प्रोलिफरेटिव फेज में जो है वो एंडोमेट्रियम की मल्टीपल लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइज, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। तो देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथली साइकिल मोस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम इज discriminated by the process of menstruation. After the menstruation, only thin layer of endometrium remains at the base of the original endometrium. Menstruation के बाद क्या होता है, एक thin layer of endometrium रह जाती है. During proliferative phase, estrogen are secreted in large quantities in the pre-ovulatory phase from the ovaries. तो इसमें क्या होता है, proliferative phase में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ के रहती है. और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट माइटोसिस ऑफ द स्ट्रैटम बेसालिस विच कॉजेस रिजनरेशन ऑफ द स्ट्रैटम फंक्शनलिस. तो ये क्या कर देते हैं, स्ट्रैटम बेसालिस का माइटोसिस को स्टिमुलेट कर देते हैं. और उसके कारण क्या होता है, जब हमारा स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो है वो रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. द एंडोमेट्रियल सरफेस इज रीइपिथेलाइज विद इन 4 to 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. और मेंस्ट्रुएशन होने के बाद ही 4 से 7 दिन के बाद ही हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो रीइपिथेलाइज होना शुरू हो जाता है. विद इन द अंटिल ओवुलेशन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम इज जनरली इंक्रीज अप टू 3 to 4 मिलीमीटर इन थिकनेस. तो जो होता है हमारा एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस जो होता है ओवुलेशन तक वो 3 से 4 mm तक बढ़ जाता है. एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इन cervical region secrete thin mucus in large volume. This mucus lines the cervical canal which helps to guide the sperm in proper direction into the uterus. और जो हमारे एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो थे वो क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करती है. और वो सीक्रेट क्या करते हैं, और जो म्यूकस होते हैं वो सर्वाइकल कैनल को लाइन कर लेता है. उसके बाद और उसकी वजह से क्या होता है, ये हेल्प करते हैं स्पर्म को गाइड करने के लिए यूटेरस में. एस्ट्रोजन स्टिमुलेट एंजियोजेनेसिस इन स्ट्रैटम फंक्शनलिस. The blood vessels become the spiral arteries that perfuse the stratum functionalis. तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एंजियोजेनेसिस फॉर्म कर लेता है किसमें, स्ट्रैटम फंक्शनलिस में. एस्ट्रोजन ऑल्सो कॉजेज ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स. द ग्लैंड्स कंटेन ग्लाइकोजन बट दे आर नॉन सेक्रेटरी. जो एंडोमेट्रियम जो होता है वो क्या करता है, ग्लैंड्स भी एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन क्या करता है एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स की भी ग्रोथ प्रमोट करता है जो कि ग्लाइकोजन कंटेंट रहता है. दिस फेज लास्ट फॉर 14 days. और ये जो फेज है वो प्रोलिफरेटिव फेज वो 14 डे तक होती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है प्रोलिफरेटिव फेज 14 डे तक होती है, 14th डे तक होती है. ये प्रोलिफरेट जो हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो रिपेथलाइज होता है 14 प्रोलिफरेटिव फेज में. सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा सिक्रेटरी फेज. प्रोलिफरेटिव फेज के बाद आता है सिक्रेटरी फेज. देखते हैं इसमें क्या होता है. ड्यूरिंग लेटर हाफ ऑफ द साइकिल बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर सिक्रेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय कॉर्पस ल्यूटियम. तो ओवुलेशन के बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लार्ज क्वांटिटीज में सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है. एस्ट्रोजन कॉजेज स्लाइट एडिशनल सेलुलर प्रोलिफरेशन. तो एस्ट्रोजन जो होता है वो फर्दर प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है. Progesterone promotes differentiation of the endometrium, causes elongation and coiling of the mucous gland. These glands become secretory and secrete thick viscous fluid containing glycogen. Progesterone क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन बढ़ा देता है एंडोमेट्रियम का. और क्या करता है, इलोंगेशन एंड कॉइलिंग ऑफ द म्यूकस ग्लैंड. और ये जो म्यूकस ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करते हैं, विस्कस फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो कि ग्लाइकोजन होता है उसमें. द ब्लड सप्लाई ऑफ द एंडोमेट्रियम फर्दर इंक्रीजेस एज प्रोजेस्टेरॉन प्रमोट्स स्पायरलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स.
ब्लड सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाता है एंडोमेट्रियम में, क्योंकि जो स्पायरलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के स्टिमुलेटरी इफेक्ट से। एट द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम इंक्रीज टू 5 to 6 मिलीमीटर। और जो हमारा सिक्रेटरी फेज के एंड तक का एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होता है वो 5 to 6 mm तक पहुंच जाता है। दस एंडोमेट्रियम विद द लार्ज अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम। और ये जो है जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस और जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो है वो बढ़ने के कारण क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होता है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंडीशन तक पहुंच जाता है इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम के लिए। सो गाइस सिक्रेटरी फेज के बाद हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर 2 days बिफोर द मंथली साइकिल द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस शार्पली एंड मेंस्ट्रुएशन फॉलो। मतलब क्या होता है, जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ओवेरियन हार्मोन्स जो होता है हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। 24 hours preceding the onset of the menstruation, spiral arteries leading to the mucus layer become vasoplastic, probably by the release of the vasoconstrictive substance that is prostaglandin. Prostaglandins वगैरह सिक्रेट होने के कारण मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के 24 घंटे पहले जो हमारी म्यूकस लेयर जो थी वो वैसोप्लास्टिक होना शुरू हो जाती है। वैसोप्लाज्म एंड लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन कॉजेज बिगिनिंग ऑफ द नेक्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। और यहाँ पे जो है वो वैसोस्पैसम और जो हार्मोनल स्टिमुलेशन जो होता है हमारा, मतलब जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं हमारे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ना होने के कारण एंडोमेट्रियम की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोटिक वॉल्स ऑफ द स्पायरल आर्टरीज रप्चर्ड एंड रिजल्टिंग इन द हिमरेजेस। और उसके जो नेक्रोटिक वॉल्स जो होते हैं हमारे स्पायरल आर्टरीज जो कि एंडोमेट्रियम होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, हिमरेजेस स्टार्ट हो जाता है। हिमरेजिक एरिया ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ 24 to 36 आवर। 24 से 36 आवर तक ये जो है हेमोरेजिक एरिया ग्रो होता है। नेक्रोटिक आउटर लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ग्रेजुअली सेपरेट्स फ्रॉम द यूटेरस एट द साइट ऑफ हेमरेज। और ये जो है हमारी एंडोमेट्रियम की जो नेक्रोटिक लेयर होता है वो सेपरेट हो जाती है यूटेरस से, जहाँ पे हेमरेज होता है वहां पे। द मास ऑफ द डिस्कमेटेड टिश्यू एंड द ब्लड इन द यूटेराइन कैविटी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डिस्कमेटेड टिश्यू होता है, डिस्कमेटेड टिश्यू और जो ब्लड होता है यूटेराइन कैविटी में, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। दिस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेल्स द यूटेराइन कंटेंट्स। और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो फिर हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग और मतलब जो भी है यूटेराइन कंटेंट वो एक्सपेल कर देता है। दिस फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days ड्यूरिंग विच अप्रोक्सीमेटली 40 ml ऑफ द ब्लड एंड 35 ml ऑफ द सीरस फ्लूइड इज लॉस्ट। तो ये जो कंडीशन है वो मेंस्ट्रुएशन की वो 4 से 5 दिन तक होती है। और उसके इसमें क्या होता है, 40 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है और 35 ml ऑफ सीरस म्यूकस फ्लूइड जो होता है वो लॉस हो जाता है। और गाइस इसमें जो है जो ब्लड जो होता है वो कोएगुलेटेड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से जो ब्लड जो होता है वो कोएगुलेटिव स्टेट में कभी नहीं होता है। अगर ब्लड कोएगुलेटिव स्टेट में होता है तो ये एक पैथोजेनेसिस होता है, पैथोजेनेसिस का इशारा हो सकता है। सो गाइस ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन और ये होगा हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल।